अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मोहम्मद एजाज और आप देख रहे हैं हुज़ैमा इकराम एंड एजाज का यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मौजू है टैक्स इंसेंटिव्स फॉर डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तानी टैक्स रिजीम्स। तो देखते हैं कि आज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में डेयरी फार्मिंग को क्या एग्जेम्पशंस या टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का मौजू। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि डेयरी फार्मिंग है क्या? तो अगर डेयरी फार्मिंग को देखा जाए तो डेयरी फार्मिंग को ना तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में डिफाइन किया गया है, ना ही सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में। अब प्लेथोरा ऑफ केसेस अवेलेबल हैं कि जहां पर कोई भी डेफिनेशन जो है स्पेसिफिकली स्टैट्यूट में प्रोवाइड ना की गई हो, वहां पे आप ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग्स उसके इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्सटर्नल एड्स में जनरल क्लासेस एक्ट को भी लिया जा सकता है। तो ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी बात को लेकर ये एक केस 1981 पीटीडी ट्राइब्यूनल 64 में उन्होंने डिसाइड किया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन यूज करते हुए, कि एक डेयरी फार्म वो डेयरी उस चीज को डेयरी फार्म कहते हैं जिसकी आउटपुट जो है दैट प्रोड्यूसेस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और इसके लिए आपको जानवर रखना एग्रीकल्चरल लैंड्स पे जरूरी नहीं है। ठीक है, अब नेसेसरी आउटकम जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि मिल्क और अलाइड प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क होना चाहिए। तो अगर वो है तो वो डेयरी फार्मिंग है, और अगर वो नहीं है तो वो डेयरी फार्मिंग नहीं है। तो ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग्स जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर जो है वो आपकी मिल्क और अलाइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप डेवलप कर रहे हैं फ्रॉम अ फार्म, सो इट्स अ डेयरी फार्म। अब आगे आ जाते हैं, क्या ये एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट हो सकती है? इसमें इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो डिसाइड किया कि ये जो है क्या चीज़ें हैं जिनको एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट किया जा सकता है। इसमें सीआईटी वेस्ट बंगाल वर्सेस राजा बिनोय कुमार सहस्राय का केस था, जो 32 आईटीआर 466 था। फिर उसके अलावा रंगून हाई कोर्ट का केस था। उसमें उन्होंने जो डिसीजन दिया उसमें उन्होंने कहा, रंगून हाई कोर्ट के केस में 1938 आईटीआर 502 में, कि वेयर द कैटल्स आर, कि अगर कैटल जमीन पे फेड करें होलली तो वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी, लेकिन अगर जमीन पे फेड नहीं करते या लैंड गेजिंग नहीं करते तो वो फिर ट्रेड हो सकती है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं हो सकती। अब हमारा जो बोर्ड है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसने सर्कुलर नंबर 6 जो है 1958 का, डेटेड 28/4/1958, उसमें उन्होंने कहा कि हम रंगून हाई कोर्ट का फैसला फॉलो करेंगे और हम जो है इसको टैक्स करेंगे। और लाजमत है, फेडरेशन जो है एग्रीकल्चरल इनकम को कॉन्स्टिट्यूशनली टैक्स नहीं कर सकती, सेक्शन 41 में भी यही कहा गया है। तो जब ये टैक्स नहीं कर सकते तो फिर वो टैक्स नहीं कर सकते तो इसके लिए डेयरी फार्मिंग की इनकम को नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट करना पड़ेगा। सो वो उन्होंने किया, सर्कुलर 6 के तहत उन्होंने कहा जी हम रंगून हाई कोर्ट का फैसला फॉलो करेंगे और एग्रीकल्चरल इनकम को, चाहे वो लैंड फेड है, स्टॉल फेड है, वट, तो हमने उसको जो है वो जो है वो ट्रीट नहीं करना एग्रीकल्चरल इनकम, बल्कि हम इसको ट्रीट करेंगे डेयरी फार्मिंग, और इस फार्म को हम टैक्स करेंगे हर सूरत में फार्मिंग इनकम को। अब ये जो सर्कुलर है ये आपको लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स बाय हुज़ैमा इकराम में मिल सकता है, आप देख सकते हैं। तो जब इसको टैक्स करने का डिसीजन हो गया तो इसका मतलब है अब ये टैक्सेबल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत भी और सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत भी। आइए देखते हैं कि अब जब ये टैक्सेबल हो गई तो फिर अब हमें क्या इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं अगर हम डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू करते हैं तो जनाब इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पहले देखते हैं। सेक्शन 65D मौजूद है जो ये कहता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर विंडो में, यानी 1 जुलाई 2011 से लेकर 30 जून 2021 तक एक कंपनी बनाते हैं, और वो कंपनी एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो है या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो डेवलप करती है या सेटअप करती है विद इन दैट पीरियड, तो 5 साल के लिए आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा बाय यूजिंग फार्मूला दैट इज ए इंटू बी ओवर सी, जहां पे ए जो है वो टैक्स है बिफोर अलाउंस ऑफ एनी क्रेडिट, बी जो है इक्विटी रेज थ्रू इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, और सी जो है वो अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रियल न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब आते हैं हम आगे, कंडीशंस प्रेसिडेंट क्या हैं इस क्रेडिट को अवेल करने के लिए, तो वो ये हैं कि जो जो कंपनी है वो और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप, कंपनी इनकॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप होनी चाहिए 1 जुलाई 2011 और 30/6/2021 के दरमियान। और ये जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप होगी इसको कंट्रोल करेगी एक कंपनी।
और कंपनी कौन सी है, वो जो इस गिवन पीरियड ऑफ विंडो, जो इस विंडो के अंदर जो जो टाइम मैंने आपको बताया, दो कट ऑफ डेट्स, इसके दरमियान इनकॉर्पोरेट हुई हो, और ये किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप को स्प्लिट ऑफ करके, रिकंस्ट्रक्ट करके या रिकंस्टिट्यूट करके अगर बनाई गई है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये है कि 70% इक्विटी वो थ्रू इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश होनी चाहिए। और इसमें जो आप वर्किंग कैपिटल के लिए लोन्स लेते हैं या शॉर्ट टर्म लोन एंड फाइनेंसेस लेते हैं, वो आपके इस डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे आपको ये क्रेडिट अवेल करने से। अब सवाल ये होता है कि आपने क्रेडिट ले लिया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स या किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कमिश्नर को ये पता चला कि आपने सब्सीक्वेंट, जब क्रेडिट लिया उसके सब्सीक्वेंट 5 ईयर से पहले पहले बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, या किसी भी कंडीशन को जो प्रेसिडेंट थी उसको फुलफिल नहीं किया, तो इट इज डीम्ड दैट द क्रेडिट वाज wrongly allowed to you, or notwithstanding anything contained in this ordinance, the commissioner may recompute the tax payable by the taxpayer for the relevant tax year। यानी वो आपके उस क्रेडिट टैक्स पेबल को रिकम्प्यूट कर देगा, उसको अथॉरिटी है ओवर राइडिंग प्रोविजंस के साथ। लेकिन साथ ही एक इसके एक छोटी सी पख भी लगी हुई है कि एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस सो फार एज मे बी अप्लाई अकॉर्डिंगली, के दूसरी प्रोविजंस लगेंगी, यानी वो नोटिस देगा, फिर ऑर्डर करेगा, उन तमाम चीजों के लिए ऑर्डिनेंस की दूसरी प्रोविजन लगेंगी। यानी दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि 122(9) का नोटिस देगा, दिस बीइंग द प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, और उसके बाद वो 122(9) का नोटिस दे के और जो है वो 122(5) ए में असेस कर देगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी मजेदार चीज जो है वो ये है कि लिमिटेशंस जो फिर 122(5) ए में हैं वो अप्लाई करेंगी। आजकल जो कमिश्नर्स हैं वो बड़े नॉवेल आइडियाज के साथ चल रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि 65D सब सेक्शन 4 जो है वो कल्ला ही काफी है कि उसमें जो है वो आप कोई भी असेसमेंट, कोई कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अगर ऐसा होता तो ये अल्फाज लिखते हैं, द एंड द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल सो फार एज मे बी अप्लाई अकॉर्डिंगली, ये रिडंडेंट हो जाते, और रिडंडेंसी कैन नेवर बी एट्रीब्यूटेड टू द लेजिस्लेचर। सो ये नहीं हो सकता, ये उनका जो विजन है वो गलत है, इसमें जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत है। इसके अलावा उन्होंने जो कहा कि जी ये जो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन and section 65E, an industrial undertaking shall be treated to have been set up on the date on which the industrial undertaking is ready to go into production, whether trial or commercial production। ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कब उसको हम कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग द टैक्स क्रेडिट के वो बन गई है, जब वो कमर्शियल प्रोडक्शन या ट्रायल प्रोडक्शन विच एवर इज अर्लियर में जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 65E। फर्क सिर्फ इतना है इस सेक्शन में और 65D में कि यहाँ पर कंपनी जुलाई 2011 से पहले बनी हुई हो, और आप एक्सपेंशन में जा रहे हैं या आपने कोई नई प्रोजेक्ट को, कोई आपने जो है नए सेगमेंट को ऐड किया है और प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल की है, तो आपको सेम जो है वो फार्मूला के तहत यहाँ पे एक जो चीज मैं आपको बता दूं कि इस सेक्शन में 65E में सब सेक्शन 1 में इक्विटी रेज थ्रू इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स का जिक्र है, कैश का जिक्र नहीं है। फार्मूला में कैश का जिक्र है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे ऑलरेडी बहुत सारी वर्डिक्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स की भी सुप्रीम कोर्ट की भी, व्हेन देयर आर टू इक्वल कंस्ट्रक्शंस अवेलेबल देन whichever favorable to the assessee shall prevail, तो यहाँ पे लिटिगेशन खड़ी हो सकती है। अब विंडो वही है कि जो इन्वेस्टमेंट है नए प्रोजेक्ट के लिए या जो एक्सपेंशन के लिए, वो जुलाई 1 से लेकर और 30/6/2021 के दरमियान होनी चाहिए। 5 साल का क्रेडिट मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? जब कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगी नए प्लांट की या एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सेटिंग अप और कमर्शियल प्रोडक्शन दोनों की डेट में से विच एवर इज अर्लियर। तो अब ये जो रिकम्प्यूटेशन है ये यहाँ पे भी मौजूद है, 65D में भी मौजूद थी, और ये बिल्कुल पेरी मटेरिया है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे दोबारा से। देयर इज नो नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। ये भी बिल्कुल वही चीजें हैं, पेरी मटेरिया हैं, तो ये भी वैसे ही जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, रिकम्प्यूट करने की कमिश्नर के पास अथॉरिटी है, बट सब्जेक्ट टू दी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। अब सेल्स टैक्स में क्या एग्जाम्पशन अवेलेबल है? सेल्स टैक्स में 6 शेड्यूल में इंपोर्ट और सप्लाई सीरियल 139 टेबल 1 जो है, पीसीटी हेडिंग जो है 84 चैप्टर की, वो फैंस ऑफ द डेयरी फार्म, और जो अगर आप देखें तो
जो थर्ड टेबल है उसका, सिक्स शेड्यूल का, उसमें प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एंड ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम होल ऑफ द सेल्स टैक्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। और वो कंडीशंस पूरी नीचे दी हुई हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है कि कैपिटल गुड्स जो हैं उसका मतलब है प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो चैप्टर 84 और 85 ऑफ पाकिस्तान कस्टम टैरिफ में दिए गए हैं। और उसमें अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो उसमें कहा है कि उनका यूज़ जो है वो अगर डेयरी एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री में हुआ है तो वो एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी। अब वो जो मतलब अगर आप जाके देखें वो वैसे तो एनेक्जर भी है, चैप्टर 84 85 आप देख सकते हैं, लेकिन ये एक एनेक्जर है जो अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये कंडीशंस हैं टेबल 3 की, ये टेबल 3 है, इसके नीचे आप देख सकते हैं ये कंडीशंस दी हुई हैं। और उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको दिखाई, और ये उसके नीचे नेक्चर है जिसमें अगर आप ये देखें तो यहाँ पे चैप्टर 84 18.5 थाउजेंड, इसी तरह पूरी पूरी जो है वो आपको नज़र आ जाएंगी, जो यहाँ पर 84 और 85 चैप्टर की रिस्पेक्टिव हेडिंग्स भी हैं। और बकायदा ये देखें 84 की कंप्लीट हेडिंग्स दी हुई हैं ये, लेकिन अगर आप कंप्लीट देखना चाहें तो पाकिस्तान कस्टम टैरिफ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टोटल एग्जेम्पशंस जो अवेलेबल थी सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स एक्ट के जो है तहत। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।